हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब? चलिए आइए, आपका टाइम हो चुका है, करते हैं हम क्लास अपनी यहाँ पर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? पढ़ाई कैसी है पहले ये बताइए। क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? कितना रिवीजन किया आप लोगों ने? क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई? 7 पेपर में से कितने पेपर कंप्लीट हुए? इसका कोई एस्टिमेट बनाकर रखा है या नहीं अभी तक? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ कोर्स कवर हो गए हैं? आज मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के रिप्लाई में ये चीज़ चाहिए कि हाँ मैम, मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, मेरा ये हो गया। कम से कम 2-3 तो हो ही जाने चाहिए। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ कवर कर रहे होंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज अपनी क्लास की तरफ, जहाँ पर हम पेपर 2 पे डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है और लगातार करेंगे, 1 डे 1 1 1 1 करके, ठीक है। चलिए, आप जुड़े हैं इस वक्त कहाँ पर मेरे साथ? मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास आप चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें हों और आप प्रॉपर तरीके से उसको अटेंड करें, पढ़ें, समझें, सीखें, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी डिटेल में, आपको उस पर परफॉर्मेंस अपनी दिखानी होगी। जो टॉपिक हम फुल डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसको इंग्लिश में कहते हैं NCF। इसका फुल फॉर्म आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश में पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा। MCQs के फॉर्म में ही फुल फॉर्म पूछेगा, हिंदी में भी आ सकता है, दोनों तरह के रिवर्सिबल। तो ये आपको कैसे पूछेगा ये नहीं आइडिया, बट एक एजम्पशन है कि हाँ चीज़ें आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना बनता है। तो चलते हैं अपने पेपर के रफ्तार की तरफ, देखते हैं पेपर 2 में क्या है जो हमें जानना है। तो हमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है NCF के बारे में। NCF 2005 क्या होता है? NCF 2005 से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, व्यक्त करिए, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसे हमें 2 नंबर में आएगा। हमें बड़े वाले जो मुद्दे होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चंस बनेगा, तो प्रिपेयर करना तो बनता है। आइए जानते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या जिस पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसमें कहा जा रहा है ये होता क्या है, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये चीज़ें यहाँ जो आपको इतने फुल फॉर्म्स के रूप में दी है, ये NCERT का फुल फॉर्म है। NCERT इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार होना चाहिए। डाइट का जो फुल फॉर्म होता है DIET, इसका फुल फॉर्म हिंदी में और इंग्लिश दोनों में तैयार होना चाहिए। इस पेपर में आपको आपके जो MCQs आते हैं 15, उसमें फुल फॉर्म भी आते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म भी आएंगे तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी में कार्यकाल के दौरान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम 1914 से लेकर 19 जुलाई 2004 की बैठक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को सुधारने और संशोधित करने का निर्णय लिया गया। ये जो समय की चर्चा 2004 का वह समय था। तारीख 19 से लेकर 14 से लेकर 19 जुलाई के बीच की ये तारीखें हुई थी। और NCF 2005 में भारत की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद NCERT के द्वारा 1975, 1988, 2000, 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में से एक है। 4 प्रकाशित की गई थी, चार टोटल बनी थी, लेकिन जो फेमस हुई, जो एग्जीक्यूट की, जो अपने काम पे खरे उतरी, निकली, काम किया, फेमस हुआ, चीज़ें जो उसमें कही गई थी वो हुआ रियल लाइफ में, वो 2005 में ही सिर्फ हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के भीतर पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, जो पाठ्यपुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, शिक्षण की जो प्रथाओं को बनाने की रूपरेखा प्रदान। ये होती क्या है, ये करती क्या है? ये जो NCF है ये करती क्या है? ये बताती है कि आप कौन सा सिलेबस अपने स्कूल में लगाओगे, आप कौन सी किताबें अपने स्कूल में लगाओगे, आप कैसे बच्चों को ट्रेन करोगे, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे। ये सब कुछ हमको NCF बताती है। और NCF 2005 की जितनी भी गाइडलाइन दी गई उसके हिसाब से सारे स्कूल चलते हैं। ये सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं, कोई राज्य के हिसाब से नहीं होती हैं। यहाँ पर कहा जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पन्नों का ढेर सारा एक कलेक्शन का दस्तावेज होता है, जिसमें विषय पर चर्चा, बहुत अलग अलग विषय पर चर्चा की गई है, जो बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रेखा है 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और संस्कृति से हुई है। ये सभ्यता और संस्कृति से जो हुई है, ये आपको MCQs का प्रश्न लेकर आएगी, ध्यान रखिएगा। इनका एक निबंध उससे हुई है। उन्होंने कहा है कि इस रूपरेखा में 2005 के अनुसार
जो स्कूल की शिक्षा का पाठ्यपुस्तक की बुक है वो चीज़ें एकदम स्कूल पे और किताबों पे मत डालो, ठीक है। बच्चों के अनुसार करो, बाल केंद्रित करो। एनसीएफ की रूपरेखा के अनुवाद में ये बात पता चलती है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दो दी गई भाषाओं में भी किया गया। एनसीएफ की जो चीज़ें दस्तावेज में लिखी हैं तो उनमें से जिस भाषा में उसको लिखा गया है वो 8वीं अनुसूची के अंदर दर्ज है वो भाषा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं जो एनसीएफ के बारे में आपको जाननी चाहिए। इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारे प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन यह है कि प्रश्न हमसे डेफिनेटली आते हैं, तो उस हिसाब से हमको अपनी तैयारी ज़रूर से ज़रूर करनी है। तो इस कैरिकुलम के बारे में जानते रहिए, ठीक है। देखिए, आपको इसके प्रश्न 1 नंबर के आए तो बढ़िया, 2 नंबर के आए तो बढ़िया। आगे बढ़िए। इनके कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी हैं, ध्यान रखना इनके सिद्धांत भी हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ो। अगर स्कूल की ही 4 बाउंड्री के बीच में आप पढ़ाओगे, उसी से रिलेट करोगे, तो बच्चों को उतना डेवलपमेंट नहीं होगा जितना बाहर होगा। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से फ्री करो। रटने पे फोकस नहीं करिए, रटने पर जोर मत दीजिए। अगर आप रटाएंगे तो सिर्फ आप उनको बस एक काबिल बच्चा बनाने के बजाय आप उनको मधुमक्खी बनाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। 2 हो गया। तीसरा है पाठ्यचर्या में पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब जो करिकुलम है उसमें कुछ एक्टिविटी भी हो, कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो, कुछ करके दिखाओ, कुछ करो, कुछ तोड़ो, कुछ फोड़ो, कुछ जोड़ो। किताब की चीज़ें पे एकदम डिपेंडेंट ना हो। क्लास में कुछ एक्टिविटी को बनाओ, कुछ ऐसा करो जो क्लास एकदम फ्लेक्सिबल लगे, अच्छी लगे, बच्चे को मज़ा आए। लाइट क्यों जल रही, पंखा गोल गोल ही क्यों चल रहा है, खड़ा खड़ा क्यों नहीं चल रहा है, आप ये चीज़ें ऐसी ही क्यों हैं, हम ऐसा ही क्यों कर रहे, क्यों क्यों क्यों, जिसकी लाइफ में क्यों, उसके लाइफ में ढेर सारा सोल्यूशन। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है, जो भी आपके मूल हैं, व्यक्तियों को उस प्रकार से तैयार करो कि नेशनल चीज़ क्या है, कंट्री क्या है, देश क्या है, भारत क्या है, मतलब अपने चीज़ों में क्या क्या चाहिए, नेशनल स्तर पर क्या महत्व है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर से बताओ। जो मोरल वैल्यूज़ है उनके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन ज़रूर दो। तो ये इनके सिद्धांत हैं। बात कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा इनके जो सिद्धांत है ये आपको लिखने को आता है कि एनसीएफ तो प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत बताइए क्या है, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए। तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप ये मत सोचिए बिल्कुल भी अपने दिमाग में कि सवाल नहीं आएंगे और आप उसको कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं तभी मैं आपको काफ़ी दिनों बाद डिटेल में इसको बता रही हूँ मैं। आगे बढ़िए। अब बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है नेशनल कैरिकुलम 2000 एनसीएफ 2005 की कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 इनकी विशेषताएं लिखिए। ऐसी चीज़ें आपको लिखने को आएंगी तो आपको ये ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना होगा कि आप कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें देख रहे हैं। समझ में आई बातें? तो देखिए, यहाँ पर कहता है पहला पॉइंट इनकी विशेषता के तौर पर इनके अच्छे गुड पॉइंट्स के बेस पे है कि स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर जो स्कूल शिक्षा का हर एक स्तर है, मतलब प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक जो वो है, सबके हिसाब से इन्होंने अपनी एक एक लाइन, मतलब एक एक दस्तावेज दिया कि इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो। दूसरा, इसके लिए 21 केंद्र समूह फोकस ग्रुप बनाए, इसके लिए 21 सेंटर्ड बनाए गए थे जहाँ पर सब लोग अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मतलब डिबेट करके बातों को सुलझाएंगे। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान। इनका जो मूल सबसे बड़ा बेस है वो हमारा भारतीय संविधान है, जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज को एक सामाजिक न्याय और समानता के प्रमुख मूल्यों के बेस पर बनाया गया। मतलब एनसीएफ में जो संविधान में बातें की गई हैं उसकी संविधान से ही बहुत सारी बातों को लिया गया है और उसी को फॉलो करने के लिए सबको ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ज्ञान और सूचना में भेद करना कि ज्ञान क्या होता है, सूचना क्या होती है, दोनों में एक डिफरेंस बताना, उसके ज़रिए पर उनको सिखाना, बताना, समझाना। शिक्षण रटने के माध्यम पर स्थान के बोध के लिए, जो शिक्षण हो रहा है रटने के स्थान पर उनको समझना है, बोध मतलब अंडरस्टैंड के लिए करो। बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया का एक प्रमुख साधन होता है, जहाँ पर हम स्वाध्याय सेल्फ स्टडी अगर बच्चे कर रहे हैं, चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीज़ें उनके इर्द गिर्द हैं उसको समझ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा आएगी और वातावरण के साथ वो काफ़ी अच्छा खोजबीन करके सीख पाएंगे। छात्र ज्ञान का स्वयं निर्माण करें, खुद से अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी नॉलेज को बिल्ड करें। पाठ्यचर्या समता और एकदमता समावेश शिक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, सबको साथ में लेकर सबका विकास करें। और एक बात, करिकुलम को बोझ जो है ना वो कम किया जाए, सिलेबस को कम किया जाए। जो सिलेबस रखा जाए उसमें खूब एक्टिविटी ज़्यादा भरी हो और फुल ऑफ इंटरेस्ट के साथ हो, बोरिंग ना हो कि हमें इसको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण को अन्य स्कूली विषयों के साथ भी जोड़े, जो स्कूल की चीज़ें हैं उनको बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जोड़े, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़े, रियल लाइफ के साथ जोड़े, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है।
और एक मानवीय है छात्रों को एक ऐसी प्रणाली के साथ करें जिसमें अच्छी प्रणाली के साथ चेकिंग हो, फ्रेंडली नेचर हो। ग्रेडिंग सिस्टम पर बल दिया जाए। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि मतलब एग्जैक्टली टू द पॉइंट नंबर के बजाय वो अप्रॉक्स में रहता है, तो बच्चे उसे पास भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, मनोबल भी बना रहता है। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स के रूप में दी है। आप इसमें से कोई 2, कोई 3, कोई 4 ऐसे ही ध्यान रखिए, बहुत नहीं फंसना है, सिर्फ 3-4 आपको लिखने को हो जाएगा। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क की उद्देश्य क्या है। कोई 2 उद्देश्य बताइए, कोई 3 उद्देश्य बताइए, यही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरीवन जल्दी से करिए फटाफट। आई होप सो कि सभी ने कर लिया होगा। चलिए फटाफट फिर बढ़ते हैं आगे। चीज़ों को ऐसे ही समझते चलेंगे, बेसिक चीज़ें हैं और इजी हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, बहुत मतलब टफ नहीं है, बट ये करना तो पड़ेगा, बिना करे ही नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 से 3 लिखने वाले हैं। तो पहला है कि एनसीएफ 2005 का पहला उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना, नेशनल इक्वलिटी को मेंटेन करना। राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है, वो हर एक काम के लिए अपना इसका एक अलग ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एकता में बहुत बल होता है, चाहे वो किसी भी काम को करवाना हो या कोई भी चीज़ हो। आप एक साथ एकजुट होकर कोई काम करते हो तो काम कम समय में भी हो जाता है, साथ ही साथ उसमें काफ़ी एनर्जी रहती है। तो पहला पॉइंट। दूसरा है मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का जो प्रॉब्लम भाषा को लेकर हो, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा इंडिया हमारा है और इतनी मतलब भाषाएं हमारे यहाँ हैं और सब भाषाओं से अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो सबके एक टीचर ऐसा कैसे हो सकता है जिसको सारी भाषा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, तो इनको जो एक इसीलिए हिंदी को बनाया गया कि हिंदी सबको आए, इंग्लिश बनाई गई इंग्लिश सबको आए। तो कुछ इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती थी उनका सलूशन निकालने के भी उद्देश्य इनके दिमाग में चलते थे कि भाषा को लेकर जो समस्या पनप रही है या आगे चल के आ सकती है, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि। बच्चों में जो इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, तो वो इंटरेस्ट उनमें डेवलप करना। ठीक है, वो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट जो उनके कहीं कहीं दिख रहा है वो उनको ले आकर दिखाना। उसके बाद है इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का होल डेवलपमेंट करना। किसी एक मुद्दे को पकड़ के ही लंबड़ाओ उसको नहीं, सबका विकास करो, हर अंग का विकास हो। सामाजिक एकता का विकास करना, सोसाइटी में सोशल चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व होना है, गैदरिंग कैसे करनी है, हर चीज़ बताइए। शिक्षण विधियों का विकास करना, खेल विधि के माध्यम से कैसे आप सिखा सकते हैं, खेल विधि कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके बेस पे कैसे आप नॉलेज सिखा सकते हैं। व्याख्यान करिए, इलुबरेट करिए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है, कथन करिए, डिबेट करिए, स्पीचेस वगैरह माध्यम चुन सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रेम करिए, सहयोग करिए, मदद करिए, दान करिए, गिफ्ट्स दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनको बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करना सिखा सकते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कोई 2, कोई 3, कोई 4, मैक्सिमम 4 से 5 आपको तैयार रखने हैं पॉइंट्स के तौर पर, बाकी इनफ है, बहुत उलझना नहीं है। आगे बढ़िए। देखिए अब इनमें प्रॉब्लम्स में इतनी सारी चीज़ें तो हैं लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीएफ की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एनसीएफ की प्रॉब्लम क्या है? तो पहली प्रॉब्लम है भाषा की। इनमें भाषाएं बहुत ज़्यादा और टीचर नहीं उपलब्ध है, इसलिए बच्चे फिर स्कूल छोड़ देते थे कि बच्चा समझ ही नहीं पा, ना टीचर समझ पा रहा ना बच्चा, दोनों आबा आबा कुछ नहीं मालूम। समाज की आकांक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है और खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। शिक्षक समय टीचर नहीं है, अच्छे एकदम बढ़िया तरीके से परफेक्ट टीचर नहीं है, तो टीचर ही नहीं अच्छा है तो बच्चे को क्या ही सिखाएंगे और कहाँ से चीज़ें आएंगी, तो ये बहुत गलत होता है। धर्म संबंधी समस्याएं भी बहुत देखने को मिलती हैं, कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और पॉलिटिकल रीजन्स का भी प्रेशर अलग से सर पे रहता है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके पीछे बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें अलग अलग पर्पज़ मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक टॉपिक इसमें और आपसे पूछा जाता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, एनसीएफ को नीड क्या थी, कि इतना फेमस हुआ, इसमें आखिर ऐसी भी क्या चीज़ें थी। तो इनमें आता है, पहला है नवीन पाठ्यक्रम। आपका सिलेबस वही पुराना घिसा पिटा सिलेबस है जिसमें कोई ढंग की बात नहीं, जिससे विकास हो, तो मतलब ही क्या ऐसे सिलेबस का।
तो इसके द्वारा कहते हैं कि शिक्षा जगत में नवीन विचारों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर नए नए चीज़ों को डालो। जैसे करंट अफेयर्स हर 6 महीने पर अलग हो जाता है, तो उस तरीके से आप देश का विकास सोचोगे, युग की तकनीकी की तरफ देखोगे, बच्चों को उनके लिए तैयार करोगे। तो इसलिए नवीन विचार का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाए। इसीलिए अब जीके का पेपर होता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को करंट भी पढ़ते हो, पहले का भी पढ़े रहते हो, जो वंस अपॉन अ टाइम हुई है, पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है, वो सारी चीज़ें। तो नवीन पाठ्यक्रम जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। हर बार हर सेमेस्टर में आपको नई नई किताबें मिलेंगी, हर चीज़ आपको नई नई मिलेगी, तो वो पढ़ने में मजा आएगा। अगर यही सिलेबस तो आपका ये पेपर यहाँ पर हो रहा है, यही हर सेमेस्टर में आए तो बोरिंग लग जाएगा, आपको मन ही नहीं करेगा, आप ऊब जाओगे, फेंक दोगे, अरे यार कहाँ फंस गए, एक ही चीज़ 4 साल क्या पढ़ा फिर। नहीं, हर सेमेस्टर में अलग अलग से, तो वैसे नवीन चीज़ों को ले आओ, नवीनीकरण करो, जिसमें आप बहुत सारे चेंजेस करके काफ़ी कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, उसमें इंगेज कर सकते हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद दूसरा है भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर आप इसमें क्योंकि हमें क्या था कि भाषा की बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही, तो उनको समस्याओं का निवारण करने के लिए हमने इनकी बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो किया। ये क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कैसे इनमें चेंजेस ला सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे चलते हैं, तो तीसरा यहाँ पर रुचि के हिसाब से है कि भावी पीढ़ी की बदलती रुचियों और शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु ये बहुत ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम की नवीन संरचना तैयार की जाए, जिससे छात्रों की रुचियों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए कि बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे हम नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो हम कुछ ऐसा इन्वॉल्व करें जो इनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है उसको दिन रात करके एक कर ही देंगे, चाहे जो हो जाए। तो ये चीज़ें बच्चों में ऐसा कुछ लाओ कि बच्चा उसको खुद ब खुद, नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना, पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को आप डालो जिससे कुछ मोरल वैल्यूज़ को भी सीखे, पर्सनैलिटी को डेवलप करना सीखे, पर्सनैलिटी क्या होती है, जो चीज़ें आपको जीवन में आपके लाइफ में काम आएंगी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करना। उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का विकास करना, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारी पॉलिसीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को ला सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को चेंज करके अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर इनकी आवश्यकता के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी है। तो ये तो आवश्यकताएं थी कि ये है, लेकिन अब इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ रही थी वो दूर कैसे करेंगे। तो पहला है कि भाषा संबंधी समाधान के लिए एक सूत्री व्यवस्था को निरूपित करना, कि एक चीज़ पर, जैसे हिंदी हमारी राज्य भाषा है, सॉरी राष्ट्रभाषा है, फिर पहले राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, फिर इंग्लिश है सेकंड पे। तो ये है कि आप चाहे अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी बोलो, हर जगह बोलते हुए आपको मिलेगी, नहीं तो इंग्लिश बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वो प्रॉब्लम है कि कुछ एक चीज़ को यूनिक बनाओ जिसको एक चीज़ सभी फॉलो करें। और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज वो आपको आती है तो एक अलग बात है, लेकिन आपको एक लैंग्वेज ऐसी है जो आनी चाहिए ताकि आप बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ। दूसरा है समाज के व्यक्तियों में कार्य के प्रति निष्ठा की भावना को जागृत करना, जो काम के प्रति लॉयल नहीं है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करने के लिए पालन के दृष्टिकोण से, कर्तव्य पालन के दृष्टिकोण से विकसित करना चाहिए। मतलब समाधान ये है कि टीचरों को आप उसमें बिलीव कराइए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि नहीं आप करिए, चीज़ें अच्छी होंगी, बच्चे सपोर्टिव, तो बच्चा टीचर्स दोनों मिलकर करेंगे, जो दोनों में एक मतलब कलेश हो रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर है धार्मिक संकीर्णता के ऊपर उठकर मानव कल्याण और जो धर्म की लड़ाई से दिक्कतें हो रही थी, टीचर भी इग्नोर करते हैं, बच्चे भी दूर रहते हैं, डरते हैं, उनसे बाहर निकलकर उस जन समावेश के साथ जन को आगे बढ़ाओ, लोगों को आगे बढ़ाओ, सबको समावेशी शिक्षा को आगे करो। 5वां पॉइंट है सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में धन उपलब्ध, जो सरकार पैसे नहीं दे रही है, गवर्नमेंट नहीं पास कर रही है खर्चा करने के लिए, तो टीचर कहाँ से करेगा। तो वो सारी चीज़ों को करने का चाहिए, तब ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर ये रही क्लास जहाँ पर डिटेल में लगातार मैं 20 से 25 मिनट लगातार कॉन्टिन्यूस बोलती हूँ, और जो भी चीज़ें रहती हैं वो मैंने पूरी आपको बताई है। और एनसीएफ 2005 की ये क्लास हो गई ओवर। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछेगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको इसको तैयार करना है, रिवीजन करना है, समझना है, देखना है, सीखना है, जानना है, याद करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो वो एनसीएफ 2009 के ऊपर होगी। तो 2005 और 2009 दोनों दिया गया, दोनों बताएंगे कि दोनों से प्रश्न बनता है अलग अलग तरीके से। क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है, टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट में मिलो, नया चीज़ सीखो, समझो, जानो, देखो, परखो। बाय बाय, टेक केयर।